नमस्कार दोस्तों आज हम राजनीति के ऊपर एक ज्योतिषीय गणना करने वाले हैं। और इस ज्योतिषीय गणना में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का जो साथ है वो राजनीतिक गठजोड़ कितना परफेक्ट बैठता है एक दूसरे के लिए। और क्या अमित शाह और मोदी का जो ये आपसी गठजोड़ है, जो उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक दूसरे के लिए सही और फायदेमंद बैठती है, या ये कुछ ऐसा गठजोड़ है कि जब जब ये गठजोड़ होगा दोनों में से किसी एक को भारी नुकसान होगा। और अगर इन दोनों को नुकसान नहीं होगा तो उसके बदले में इस चीज की संभावना भी है कि देश को या राज्य को नुकसान हो जहां पर ये शासन कर रहे हैं। आइए देखने की दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम इस तरह की और रोचक वीडियो आपके लिए ला सकें। अब दोस्तों आप ये समझिए कि अमित शाह और मोदी की जो जोड़ी है इसमें ऐसा दिखाई पड़ता है एक ज्योतिषीय कैलकुलेशन के अनुसार कि जो अमित शाह है वो मोदी पर भारी हैं। भारी इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि जब जब अमित शाह नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री बनेंगे, कहने का मतलब ये है अगर वो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं और अगर उनके गृह मंत्री के पद पर अमित शाह होंगे तो आप यकीन मानिए ऊपर से देखने पे तो बहुत सब कुछ अच्छा लगेगा, पावर भी बनी रहेगी, नरेंद्र मोदी जी के लिए सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन प्रकृति जो सृष्टि है वो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में काम करने लगेगी और उनकी अंदर खाने में बहुत ही जबरदस्त नुकसान होने की भी संभावना है। ऐसा क्यों है दोस्तों, ये भी मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों अमित शाह जो हैं, जिनका नाम पूरा है अमित भाई और अनिल चंद्र शाह, क्योंकि अनिल चंद्र शाह उनके पिता थे तो गुजरातियों में जैसे उनका नाम और पिताजी का नाम एक साथ जोड़ देते हैं, जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहा जाता है तो दामोदर दास उनके पिताजी का नाम था। इस तरह से वो आपस में क्लब कर कर नाम बोलते हैं। तो अमित शाह का जो पूरा नाम है वो है अमित भाई अनिल चंद्र शाह। अब दोस्तों यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज है कि अमित शाह की कुंडली तो बिल्कुल सोशल मीडिया पर बनी पड़ी हुई है, बिखरी हुई है और उसको सब बोलते हैं कि हाँ ये एक्चुअल कुंडली है अमित शाह की। उनका जो लग्न है वो कन्या लग्न है। कन्या लग्न आप सभी जानते हैं बुध की राशि है, बुध का लग्न है। बुध के दो लग्न है, एक मिथुन और एक कन्या। तो कन्या लग्न के हैं ये अमित शाह। व्यापार का लग्न है, व्यापारी, क्योंकि बुध को व्यापारी माना जाता है। बुद्धि का लग्न है, उसके साथ साथ बुध जिन जिन चीजों के कारकत्व रखते हैं उन कारकत्वों का ये लग्न है। इसकी कॉम्पेटेबिलिटी बनती है नरेंद्र मोदी के साथ। अब नरेंद्र मोदी की जो कुंडली सोशल मीडिया में पड़ी हुई है दोस्तों, उसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सही नहीं है। और दोस्तों क्योंकि मैं भी मानता हूं कि शायद ये कुंडली जो है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे कोई राज योग इतने प्रभावी दिखाई नहीं पड़ते हैं कि जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सके कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है, तो मैं उस लग्न कुंडली को दोस्तों नहीं मानता हूं। लेकिन नाम उनका नरेंद्र मोदी है, इसीलिए उनकी जो नाम राशि है वो नाम राशि के हिसाब से भी अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी के हिसाब से उनकी वृश्चिक राशि है, ये तो पक्का है। तो यहां पर अमित शाह का हम लग्न देख लेते हैं और नरेंद्र मोदी की हम नाम राशि देख लेते हैं और इन दोनों का मिलान कर लेते हैं। अब ये देखिए वृश्चिक जो राशि है वो कन्या लग्न के साथ कितनी कॉम्पिटेबल है। दोनों एक दूसरे की शत्रु राशि हैं। आप कहेंगे शत्रु राशि है पर ये दोनों तो मित्र हैं और ये ऐसे बिल्कुल हैं कि लोग इनको बोलते हैं गुरु चेला। और इनकी जब लोग जो है वो हम हंसी मजाक उड़ाते हैं, आलोचना करते हैं, तो कई बार लोग इनको रंगा बिल्ला तक कह देते हैं। हालांकि जो कितना सही है कितना गलत है ये मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन दोस्तों यहां पर आप एक चीज समझिए, ये बात सर्वविदित है ज्योतिष के अंदर के बुध और मंगल, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की है और कन्या लग्न जो है वो बुध का है, एक दूसरे के परम शत्रु हैं। परम शत्रु हैं दोस्तों। जैसे गुरु और शुक्र एक दूसरे के शत्रु हैं, जैसे मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं, वैसे ही बुध और मंगल भी एक दूसरे के परम शत्रु हैं। तो आप कहेंगे यार
कि ये जो अमित शाह का कन्या लग्न है और नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि है, पर ये तो मित्र है। मित्र इसलिए है दोस्तों, उसके पीछे भी एक छुपा हुआ कारण है। अमित शाह जो है, क्योंकि अमित शाह का नाम, जो नाम राशि है उनकी, वो मेष राशि से बनती है। क्योंकि उनको अमित शाह कहा जाता है, तो अमित शाह से मंगल की राशि है मेष, तो मेष इनकी जो है वो नाम राशि है। उसका प्रभाव है कि इनकी जो कॉम्पिटेबिलिटी है वो नरेंद्र मोदी के साथ बैठती है। लेकिन आप यकीन मानिए मेरी इस बात का कि अंदर खाने में आत्मीय लेवल पर अगर आप देखेंगे तो अमित शाह बहुत जबरदस्त नरेंद्र मोदी से वैचारिक मतभेद रखते होंगे। हालांकि वो सबको बताते नहीं होंगे, ये बात सोशल लाइफ में उनके कभी भी दिखाई नहीं पड़ती होगी, लेकिन अंदर खाने की बात दोस्तों बता रहा हूं कि बहुत सारे अमित शाह मोदी के व्यवहारों से, उनकी कार्यशैली से उनकी जबरदस्त नाराजगी होगी। अब चाहे आप ये कह लीजिए कि वो खून का घूंट पीकर रह जाते हो, इसको बाहर ना निकालते हो, लेकिन उनकी नाराजगी ये सर्वविदित होगी। और आपको मैं कुछ चौंकाने वाली और भी बातें बताता हूं। दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो कॉम्पिटेबिलिटी है दोस्तों, वो 90s के आसपास से शुरू होती है। हालांकि 80s में शुरू होती है, आरएसएस में जाना होता है, पढ़ाई वगैरह कर कर एबीवीपी ज्वाइन होती है। उसके बाद बीजेपी में आते हैं, बीजेपी में जो है वो काम किया जाता है गुजरात के लेवल पर। और 2001 में जब केशु भाई पटेल की सरकार थी गुजरात में, तो उनको अक्षम मानकर, उनकी सरकार की कार्यशैली को देखकर उनको हटाया जाता है और नरेंद्र मोदी को बिठाया जाता है। अब जैसे ही नरेंद्र मोदी को बिठाया जाता है, कॉम्पिटिबिलिटी उनकी अमित शाह के साथ थी, वो अपने जितने भी प्रतिद्वंदी थे उनको सबको दरकिनार कर देते हैं। 2002 में गुजरात के दंगे होते हैं, गोधरा कांड होता है, उसके बाद दंगे होते हैं। उसके बाद जो है आप देखिए कि ये 2002 से गुजरात के मुख्यमंत्री जो बनते हैं, तो फिर ये 12 साल तक के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन गुजरात के कुर्सी पर बैठने के बाद ये अमित शाह को गृह मंत्री बनाते हैं। अब जब गृह मंत्री बनाते हैं दोस्तों, तो यहां पर आप एक बात और समझ लीजिए कि जैसे ही ये 2002 में सत्ता का इनका साल आता है बैठने का, तो गुजरात के दंगे और उन दंगों का कलंक आज तक ना तो अमित शाह के दामन से हट पाया, ना उन आरोपों का जो कहते हैं दाग वो नरेंद्र मोदी के दामन से हट पाया। लोग यदा कदा उसके बारे में कई तीखा टिप्पणियां करते ही रहते हैं। और अगर आप राजनीतिक तौर पर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैरियर पर उनके वो दाग की तरह देखा जाता है दोस्तों। उसके बाद हालांकि इनका जो कार्यकाल है वो दोनों का जो साथ है वो कुछ हद तक बहुत कॉम्पिटेबल दिखाई देता है, 2002 से लेकर 2010 तक। 2010 में आप ये देखिए कि इस तरह के समीकरण बैठते हैं कि कांग्रेस जो है इनको कई मामलों में घेरती है। सोहराबुद्दीन का चाहे वो केस हो, जिस तरह से उनका एनकाउंटर होता है, इनके ऊपर आरोप लगते हैं, और उसके बाद जो है फिर वो और भी इनके ऊपर आरोप लगाकर सीबीआई जांच होती है। उसके बाद जो है 2012 आते आते राज्य से निकालने का वो जो तड़ी पार जो विरोधी कहकर मजाक उड़ाते हैं, वो भी दामन पर दाग लगता है। और उसका दामन का दाग नरेंद्र मोदी के भी दामन पर आता है दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी क्योंकि 2014 का चुनाव प्रधानमंत्री का जीतते हैं, लोकसभा का, बिल्कुल देश के अंदर क्रांति की लहर थी। और जैसे ही 2014 में वो चुनाव जीतते हैं, पासा पलट जाता है, पासा पलट जाता है। उसके बाद जो है जो आरोप वगैरह लगे थे अमित शाह के ऊपर भी 2010 से 12 तक जो लगे थे, वो धीरे धीरे 2014 के आसपास तक समटते हुए दिखाई देते हैं। और 2014 में उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बना दिया जाता है। लेकिन आप देखिए जो पहला कार्यकाल है नरेंद्र मोदी का, उसमें गृह मंत्री अमित शाह नहीं होते हैं। तो 2014 से लेकर 2019 का जो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है, अगर वो अपने कार्यकालों में देखेंगे सबसे सर्वोत्तम कार्यकाल है। हालांकि उन्होंने उसमें नोटबंदी भी करी, उन्होंने जीएसटी भी इंप्लीमेंट करी, जिसके ऊपर उनकी आलोचना लगातार होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कार्यकाल रहा कि उनके दामन पर कोई ज्यादा विशेष दाग
नहीं दिखाई पड़ा, उन्होंने एक छत्र राज किया। जैसे ही अमित शाह को उन्होंने 2019 में गृह मंत्री बनाया, आप देखिए कि सृष्टि ने फिर अपना चक्र चलाया। और सृष्टि ने क्या किया दोस्तों, सृष्टि ने तुरंत से कोरोना नामक महामारी पूरे विश्व के अंदर लेकर आए। अब आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही ये बीमारी आनी थी, और तभी आनी थी जब अमित शाह को गृह मंत्री वो बनाते हैं। ये दोस्तों कोई संयोग नहीं है, ये प्रकृति के रचे हुआ सारा खेल है ये जो घटित हुआ। और 2019 से लेकर 2024 तक का कार्यकाल आर्थिक तौर पर आप देख लीजिए भारत के लिए चुनौतियों भरा रहा। किस तरह से लोगों की नौकरियां गई, बीमारियों में लाखों लोग मारे गए, एक त्रासदी हुई। मैं जैसी आपको बात बता रहा था कि अगर अमित शाह, क्योंकि ये एक दूसरे की शत्रु राशि हैं, बुध और मंगल मित्र कभी नहीं हो सकते दोस्तों, उस चीज को दिखाया। और अगर ये आपस में रहेंगे तो प्रकृति फिर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि या तो इनको दंड देगी या राज्य को या देश को दंड देगी। वही दंड आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कोरोना की महामारी के रूप में, आर्थिक जो है विषमता के रूप में भारत को भी झेलना पड़ा। आप कहेंगे पूरी दुनिया ने झेला, पूरी दुनिया में कोरोना आया, सब कुछ हुआ, लेकिन भारत में जितनी मौतें हुई दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भारत के लिए त्रासदी का समय था। हालांकि सही आंकड़े सरकार सही देती है नहीं देती है, आरोप लगते हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, आंकड़ों को छुपा दिया गया। अब दोस्तों 2019 से 24 तक का संघर्षों में कार्यकाल घूमा और अमित शाह गृह मंत्री तो रहे, लेकिन 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को जुटाने में अमित शाह ने अपनी सारी चाणक्य नीति लगा दी, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन बहुमत नहीं ला पाए। सारा खेला करने के बाद भी, साम दाम दंड भेद भी अपनाए गए, लेकिन बहुमत से उसके बावजूद भी मोदी पीछे रह गए। नीतीश और नायडू की बैसाखी उनको पकड़ने पड़ी। और आप देख लीजिए दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह है 2024 के बाद से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 2025 आते आते तक इस सरकार के ऊपर इतने बवाले हो गए हैं, आप यकीन मानिए, इसमें तरह तरह के आरोप लगे, जिसमें वोट चोरी, चुनाव चोरी तक का आरोप लग गया, जो भारत के इतिहास में आप मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। ये बहुत बड़ा कलंक है लोकतंत्र के ऊपर कि अगर वोट चोरी और चुनाव चोरी हो रहा है। मतलब इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, पाकिस्तान से झड़प हुई, ऑपरेशन सिंदूर में भी फजीहत का सामना करना पड़ा इनको, आरोप झेलने पड़े कि हमारे हवाई जहाज कैसे जो है गिर गए, पाकिस्तान ने कैसे गिरा दिए, पहलगाम में आपके गृह मंत्री रहते हुए हमला कैसे हो गया, वो आरोप लगे। ये सिर्फ एक साल के कार्यकाल में ही इतनी आलोचनाएं हो गई। ट्रंप बैठा हुआ है, उसने आप उसको मित्र कहते थे, उसने ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है, और विश्व के अंदर एक आर्थिक असंतुलन की स्थिति बनी हुई है, लड़ाइयों की, विश्व युद्ध की भी परिस्थिति बनी हुई है, और भारत की पाकिस्तान से दूसरी झड़प होने की संभावनाएं भी बनी हुई है। ऐसी संभावना भी है कि हो सकता है भारत को एक प्रचंड युद्ध भी झेलना पड़े पाकिस्तान या चीन के साथ। अगर ये जोड़ी बनी रही तो प्रकृति कुछ ना कुछ ऐसा खेल रचेगी कि जनता को, प्रजा को कुछ ऐसी त्रासदी देखने को मिल सकती है जो उसने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि ये जो कॉम्पिटेबिलिटी है दोस्तों, वो सिर्फ नाम राशि से तो बनती है, लेकिन जब लग्न मैच करा जाता है अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी की नाम राशि के साथ उसको मैच करते हैं, तो ये कॉम्पिटेबिलिटी बनती हुई दिखाई नहीं देती है, जिसको धीरे धीरे, जिसके आने वाले परिणाम देश को भी झेलने पड़ेंगे। और इनकी भी ख्याति दोस्तों एक दूसरे के साथ रहते हुए डैमेज होते होते इस लेवल तक जा सकती है। इसकी प्रचंड संभावना भी है कि एक टाइम पर इनको पछतावा हो। दोस्तों इससे बचने का एक तरीका और ये भी है, अगर नरेंद्र मोदी ने अपने इस तीसरे कार्यकाल में भी गृह मंत्री किसी और को बना दिया होता, चाहे वो राजनाथ सिंह ही होते, तो ये जो त्रासदी है ये बहुत हद तक कम हो जाती।
और जो ये आरोप जिस तरह से लग रहे हैं, जिस तरह से वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, जिस तरह से प्रकृति दंडित करने पर उतरी हुई है, उसके परिणाम भी बहुत कम हो सकते थे। लेकिन आने वाले समय में ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों कि जैसे जैसे इस सरकार का कार्यकाल आगे बढ़ेगा, भारत को, प्रजा को और इनके ऊपर राज करने वालों को किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि इस तरह की और रोचक वीडियो हम आपके साथ शेयर कर सकें। धन्यवाद।